Hello guys, welcome back to this YouTube channel. My name is Ashish Sharma and today's we will talk about the tuberculosis, the pathology of the tuberculosis. And guys, see यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सबसे पहले सुनना है, और जब आप सुन लो तब आपको क्या करना है एक्चुअल के अंदर इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे कि आप ऐप पे जाके वहाँ से इसको देख सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर education.in। तो आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पे मैं इसकी PDF जो है क्या करूँगा अपलोड कर दूँगा, ठीक है। वैसे फेसबुक पेज को मैं फिलहाल बंद कर रखा है क्योंकि यार वो मेरा टाइम वेस्टिंग कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। तो आप इन 3 जगह से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल आप सुनो, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से सुनोगे ना तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इस नोट्स को लिखना कैसे है और एक्चुअल में बनाना कैसे। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इसके अंदर अलग तरीके से, भाई ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं तो मैं इसको अपने तरीके से बनाया हूँ, ना कि किसी और को बताने के तरीके से। बट एक्चुअल के अंदर जब ये टॉपिक्स बड़े हो रहे हैं, भाई डिजीज़ के अंदर इटियोलॉजी आ जाती है, उसके साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, डायग्नोस्टिक आ जाता है, और बहुत सारी और भी अनदर कंडीशंस आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर इसके नोट्स बनाना इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि यार देखिए ट्यूबरकुलोसिस के मैं मान लीजिए एक ही डिजीज़ के मैं 10 पार्ट बनाऊँ, उससे बढ़िया है कि मैं आपको इसी तरीके से आधे 1 घंटे के अंदर समझा दूँ। तो आई होप आप लोगों को सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस क्या है। दिस इज द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, the second most common cause of the death in the world, and the spread by the inhaling any tiny droplets of the saliva from cough and sneeze of the infected person। स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन मतलब वही रह गया आइंदा का प्रयोग है, बस वो एन है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, मतलब मेरी आप पहले बातें सुन लीजिए। तो देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जब कोई भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जब उसको इनहेल करते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू दिए ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने पर ये फैल सकता है। एसिड फास्ट एरोबिक बेसिलाई है, ठीक है, एसिड फास्ट एरोबिक है, और स्लोली स्प्रेडिंग क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड विच इज ग्रेन्युअल वेट लॉस। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लोली स्प्रेडिंग हो रही है इसको क्या बोला जा रहा है, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि स्लोली स्प्रेडिंग होती है, और जो क्या बोलते हैं कि जो ग्रेन्युअल वेट लॉस करने के लिए काम में आता है। ट्यूबरकुलोसिस किसके साथ हो सकता है या किसके साथ होता है, विद HIV होता है। देखिए और यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग लंग पेरेन्काइमा के जो लंग को है, लंग की जो पेरेन्काइमा को है सबसे पहले अफेक्ट करेगा। दिस इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हेयर दिस इज द इन्वॉल्व फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। And what is the tuberculosis? See, the tuberculosis, this is the multi-system infection, and this is the granuloma, central suggestions and Langerhans cells। ये इसकी कंडीशंस बता रहे हैं कि जो सेल होती है उसमें ग्रेनुलोमा हो जाएगा, बस इसमें ग्रेनुलोमेटस सेल्स होगी, सेंट्रल सिजेशंस होगा, बस सेंटर्स के अंदर वो सेल्स क्या हो जाएगी, कटना स्टार्ट हो जाएगी, और लैंगहंस जियांट सेल मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो जियांट सेल कवर मतलब बन जाएगी। See here another points, the tuberculosis can spread in any parts of the body like meningitis, kidney, bone, lymph nodes। ये किसी भी पार्ट में बॉडी में कहीं पर भी क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस बीइंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस बीइंग्स। नाउ सी, अभी मैं आपको एक दूसरा टॉपिक बताता हूँ। सी you will be able to understand it। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इटियोलॉजी, मेन इटियोलॉजी। ये एक्चुअल के अंदर क्या है कि जो मैंने इस नोट्स को कहीं और बनाया था और मैंने यहाँ पे इसको काट के लगा रखा है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ या। तो देखिए यहाँ पर बोल कुछ नहीं रहा है, इटियोलॉजी देखिए दिस इज ए फॉर्म ए लार्ज ग्रुप बट ओनली 3 रिलेटिव्स, ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस फॉर्म्स ए लार्ज ग्रुप other than TB, it means tuberculosis या tubercle bacilli। This there will be the 15 pathogenics for the humans, around the 15 microbacteria। This is the pathogenic for humans found in soil, milk, water, and there are another one, this is the M. leprae। It means what, microbacterium leprae। This is the cause of leprosy, and
अगर हम बात करते हैं ना इसके लार्ज ग्रुप की, तो यहाँ पे केवल 3 रिलेटिव्स है। कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं भाई। जो होते हैं इसमें से सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जो मेनली इस वाली कोज को डिजीज, मतलब इस डिजीज को कोज करने में हेल्प करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को कोज करने में हेल्प करते हैं। तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई या ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई, मायोबैक्टीरियम बोविस एंड मायोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? प्रेजेंट इन लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस और या इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे इसका लार्ज ग्रुप होता है। लार्ज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से होता है, जैसे कि मायोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर हो गया, मायोबैक्टीरियम स्केरोफ्लुआसियम हो गया, मायोबैक्टीरियम अल्नरेस हो गया, माइकोबैक्टीरियम फोर्टेटम हो गया। ये सारे सारे क्या है जो ट्यूबरकल बेसिलाई है उन सबसे अलग है। एंड this is the obligate parasite which cause TBs. This one Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tubercle bacilli complex or tuberculosis complex. Okay, then see what about next. There are some type of tuberculosis. देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्यों होती है? यहाँ पर देखिए लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और क्या बोलते हैं, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज भी है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजीज की अगर बात करते हैं तो जैसे कि पल्मोनरी भी आ गया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी आ गया, मिलियरी भी आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट मीन्स इसके यार बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आप इसको सही से समझे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। बट यहाँ पे मैंने टोटल 5 टाइप्स लिए हैं यहाँ पे, फिर तभी आपको दिख नहीं रहा। तो देखिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दिस इज द ऑल्सो नोन एज आई थिंक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, अकर इन द लंग्स। 85% केस के अंदर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। एंड द अनदर वन इज एवियन ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द मायोबैक्टीरियम एवियम। ये क्या होता है, वैसे बर्ड्स में होता है बट ये क्या करता है, ह्यूमंस में भी कोज करता है। बर्ड्स का मतलब है कि वो इसकी वाहक होती है एक तरीके से, या बोले तो उसको ट्रांस क्या कर सकती है उसको, मतलब ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, या फिर स्प्रेड किसके थ्रू हो सकती है, बर्ड्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। बोवियन ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द मायोबैक्टीरियम बोविस एंड ऑफ द कैटल, किसी भी बिल्ली में हो गया या काउज में भी ये होता है। ओके, द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस और डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द इन्वेड द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। अगर कोई भी ट्यूबरकुलोसिस अगर आपके केस में ऐसा आ रहा है कि कोई एक ट्यूबरकुलोसिस का पार्टिकल पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रहा है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, इसका मतलब वहां पे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। सी द एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द अदर देन द लंग्स। भाई एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया इसका मतलब लंग्स के थ्रू कहीं और हो रहा है, लंग्स से कहीं और हो रहा है, लंग्स में नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे होगा लेरिंग्स, लिम्फ नोड्स, ब्रेन, स्पाइन, किडनी, बोन, जॉइंट्स एंड पेरिकार्डियल्स। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शंस की। तो देखिए इस वाले पॉइंट्स को लिखना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर ये वाला पॉइंट से बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट बहुत छोटा सा पॉइंट है, तुरंत हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए एक्सपोजर टू टीबी के लिए एक्सपोजर हुआ तो 70 से 90% तक क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है, बट 10 to 30% वो इन्फेक्शियस हो सकता है अगर टीबी का कहीं पे अगर एक्सपोजर होता है तो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लेटेंट टीबी एंड एक्टिव टीबी। अब लेटेंट टीबी के अंदर क्या है, रिसेंट इन्फेक्टेड, भाई जस्ट अभी अभी क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हुआ है, तो वो आ गया लेटेंट इन्फेक्टेड में, सॉरी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर वो कितना परसेंट रहेगा, 90%। एंड दिस इज द नेवर डेवलप एक्टिव डिजीज। Yes, it can develop the active TB. This is the risk of progressive TB. But अगर यहाँ पे सही टाइप पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाए then it will be stop and this will be never cause the active disease, active tuberculosis और active diseases. Then अगर यहाँ पे अगर 10% की बात करते हो तो एक्टिव टीबी हो जाती है। मान लीजिए यहाँ से भी कन्वर्ट होकर एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर उसका अनट्रीटेड होता है तो अनट्रीटेड के अंदर हो सकता है कि वो 2 दिन मतलब ट्रीट नहीं किया गया तो हो सकता है कि 2 साल के अंदर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। अगर 2 साल में खत्म नहीं होता, सॉरी मतलब खत्म नहीं मतलब डाइड इंसान की डेथ हो जाती है, किसी भी जो पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर उसको अनट्रीट रखा जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं किया जाता। लेकिन अगर उसका सर्वाइव वो कर सकता है, मतलब दोनों सिचुएशन किसी भी तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर ट्रीटेड के अंदर वो डाई भी हो सकता है और वहाँ पे कार्ड भी हो सकता है। कार्ड का मतलब वो वहाँ से सही भी हो सकता है। वैसे इसके सही होने के चांस बहुत कम होते हैं, बट ये है कि वो उसको ज़्यादा टाइम तक उसको रखा जा सकता है। और इसमें भी सेम वही चीज़ है कि प्राइमरी देखिए
ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ 30% के अंदर, तो यहाँ पे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होगा तो 5% लोगों में, लेकिन अगर HIV के साथ हुआ तो -40% तक, 30 का 40% तक यहाँ पे हो सकता है। PPD के अंदर हो सकता है, PPD मतलब कि कोई भी मान लीजिए ना बाई 95%, बाई अनदर आ गया ना, एक्टिव डिजीज रह गया तो उसके अंदर, और यहाँ पे क्या हो गया HIV -60% के साथ में ये हो सकता है। अनदर द सेम थिंग्स है, तो यहाँ पे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है इतना। नाउ सी, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं इसकी कुछ इंसिडेंट्स की, इंसिडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट्स में तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखिए इंसिडेंट्स के अंदर क्या है, ये आपको सही से विजिबल तो है, यस। तो इंसिडेंट्स में देखिए क्या है, 8000 डाई पर डे, 8000 के अप्रोक्स पर डे यहाँ पे डेथ हो रही है, और 2 to 3 मिलियंस पर ईयर यहाँ पे डेथ हो रही है, जो कि ज़्यादा है एड्स एंड मलेरिया के कंपैरिजन में। एंड इट विल बी इंक्रीज ऑफ एड्स, विद द इंक्रीज ऑफ एड्स द ट्यूबरकुलोसिस हैज़ बिकम ग्रेट प्रॉब्लम। भाई ये सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है, मतलब नॉट अ कॉमन कोज, मतलब सेकंड मोस्ट कोज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। What is that? This is the tuberculosis. And in India, the highest TB burden country in the world. सबसे ज़्यादा TB इंडिया में ही देखने को मिलेगी। And the 20% of the case occurring globally. But 20% of the case जो होते हैं ग्लोबली, इसको क्या करती है, अकर करती है। Each year 1.8 मिलियन डेवलप होते हैं TB के पेशेंट्स, and in India die 0.37 मिलियन पीपल्स पर ईयर each year, okay? And 1/3 world population is infected right now. मतलब हर एक 3 में से हर एक इंसान आज के टाइम में ट्यूबरकुलोसिस से क्या इन्फेक्टेड है। नाउ सी देयर आर हैविंग सम रिस्क फैक्टर्स। तो हम अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो जस्ट ए मिनट, आई हैव टू चेक कि मैं यहाँ पे कुछ और तो पॉइंट्स मिस नहीं करा। यस, तो देखिए हम अगर यहाँ पे अगर रिस्क की अगर बात करते हैं ना, रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ल्यूकोमिया हो गया या फिर लिम्फोमास हो गया। अदरवाइज देयर हैव इंजेक्शन ड्रग यूज, मतलब किसी और पर्सन की यूज की ड्रग्स या फिर इंजेक्टेड किया हुआ इंजेक्शन अगर यूज़ करते हैं या फिर इंजेक्शन ड्रग जो है यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर्स में आती है द क्लोज कॉन्टैक्ट विद TB पेशेंट, दिस इज ड्यू टू द एयरबोर्न ट्रांसमिशन, दिस इज हैविंग और कंटेन द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। भाई उसके अंदर वहाँ पे क्या TB के बैक्टीरिया के क्या है, बैक्टीरिया जनरेट उसके इन्फेक्शन जो सॉरी नॉट इन्फेक्शंस, मतलब वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हो रही है उसके अंदर क्या है, उसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के न्यूक्लियाइज प्रेजेंट रहते हैं जो अपनी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस का सिर्फ एक पार्टिकल ही ऐसा है जो कि पूरी बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस कोज करने में इन्फेक्टेड, मतलब हो सकता है कि उसी से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कोज हो जाए। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेटस जस्ट लाइक HIV के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, तो दैट्स वाई इट कैन बी रिस्क फैक्टर फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। द ड्रग एब्यूज एंड एल्कोहलिज्म, ड्रग्स का गलत तरीके से यूज़ करना, और एल्कोहलिज्म मतलब ज़्यादातर एल्कोहल का यूज़ करना। लेकिंग ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर, अगर कोई भी ट्रीटमेंट आपको सही से मिल रहा है, अगर उसका सही तरीके से आप उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी ट्यूबरकुलोसिस कोज हो जाए। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज मेलाइटस, क्रोनिक रीनल फेलर, तो हो सकता है कि इनके कारण भी ये भी इसके रिस्क फैक्टर में मेनली हेल्पफुल होते हैं। इमिग्रेंट्स फ्रॉम दिस कंट्रीज विद हायर इंसिडेंस ऑफ TB, ऐसी कंट्रीज से इमिग्रेट करना जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की ज़्यादा पेशेंट्स प्रेजेंट हो। एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन विच इज़ द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़, living in substandard conditions, occupation just like health work care in the steroids में यूज़ करते रहते वो रहते हैं वही है, ये तो इसी तरीके से। the silicosis it can be mainly risk factor for the tuberculosis, this is known also that tuberculosis, but it is also the epidemiology, okay। this will be the receive TNF alpha antagonist, अगर कोई भी अगर पेशेंट है जो TNF एल्टागोनिस्ट अगर रिसीव कर रहा है तो ये उसके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो TB उसमें क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। अब TNF अल्फा जो एगोनिस्ट है वो क्यों ली जा रही है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हो गया ना, और या फिर क्रोन्स डिजीज हो गया, तो ये वाले पेशेंट्स क्या होता है TNF अल्फा एंटागोनिस्ट लेते हैं
तो उनको टीबी का खतरा भी रहता है। HIV पॉजिटिव हो सकता है, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के कारण भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। नाउ सी वी टॉक अबाउट हेयर द सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एक्चुअल के अंदर क्या है, या फिर बोल दूँ मैं क्लिनिक फीचर्स भी आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो यहाँ पे वैसे आपको 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कौन कौन से आ गए, अनारोग्जिया आ गया, लो ग्रेड फीवर्स हो गया, नाइट स्वेट्स हो गया, फटीग, वेट लॉस, तो इसके क्लिनिकल क्या आ गए, मैनिफेस्टेशंस आ गए। और यहाँ पे अगर पल्मोनरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पल्मोनरी सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्पनिया हो गया, और यहाँ पे अनदर कौन कौन से हो गए, जैसे नॉन रिसीविंग ब्रोंको न्यूमोनिया हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, नॉन प्रोडक्टिव कफ। There are another symptoms is just like mucopollulant sputum with a hemoptysis. What is hemoptysis? This is the blooding with the cough. Okay, blood in the cough. This is known as the mucopollulant sputum with hemoptysis. The chest pain is also here we will consider in the pulmonary symptoms. The extra pulmonary symptoms is just like pain and inflammations. And another one. बट यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स को ना अनदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा पहले। दिस इज द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। द सिम्टमलेस यूजुअली इट इज द सिम्टमलेस। ओके, एंड दे हैव द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में एक्चुअल में क्या होता है भाई, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में तो कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, बट मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एक्यूट, डिफ्यूज, किसी भी टाइप की एक्यूट डिजीज हो गई, डिफ्यूज हो गया, डिसेमिनेटेड बाय ब्लड, इल हेल्थ, डिक्रीज वेट, फीवर्स विच इज ग्रेजुअली फीवर्स एंड मेनिंजाइटिस एंड हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, क्रोइडल ट्यूबरकल, और ये सब इसके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। अब इससे में एक्चुअल में इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें जो चेस्ट एक्सरे है CSR, अगर मिलियरी का अगर हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो वो क्या नॉर्मल आ सकता है, मे बी वो नॉर्मल दिखा दे। अगर इसके ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी की बात करते हैं तो वहाँ पे पता चल सकता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो वहाँ पे वो बायोप्सी क्या करेगा, दिखा देगा। बट यहाँ पर अगर PPD की बात करते हैं, PPD एक तरीके से टेस्ट होता है जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वो हो सकता है मे बी पॉजिटिव हो और मे बी नेगेटिव। CT स्कैन हो सकती है, तो CT स्कैन भी नॉर्मल हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिवर एंड बोन मेरो बायोप्सी एंड द कल्चर्स, इसके ये 2 टेस्ट होते हैं जो कि इसके अंदर ये बता सकते हैं कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। बट इट्स कैन ऑल्सो नॉर्मल और पॉजिटिव, इट मीन्स रिपोर्ट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। देन द पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद में होने वाली जो ट्यूबरकुलोसिस है, प्राइमरी के बाद में होने वाली जो ट्यूबरकुलोसिस रहेगी, पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज द वेगू इल हेल्थ, मतलब बहुत बुरी तरह से तबियत का खराब रहना, फीवर्स, डिक्रीज वेट, स्वेटिंग्स, कफ, हेमोप्टाइसिस, ये सब उसमें देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चेस्ट एक्सरे है वो एबनॉर्मल दिखाई देगा। कंप्लीट ब्लड काउंट, देन कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तब वहाँ पे हमको इसका रिपोर्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर है ना, देखिए एक्चुअल में क्या होगा, RBCs कम देखने को मिलेगी, बट वहाँ पे जो WBC की जो मात्रा रहेगी ना, WBC क्या, मैक्रोफेज और फेगोसाइटोसिस, ये जो इन सब जो साइटोसिस में जो हेल्प करते हैं, तो इन सब के अंदर एक्चुअल में क्या है, इनकी सबकी जो नंबर ऑफ WBC ये क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या, स्पुटम का कलर देखने को मिलेगा, स्पुटम में हेमोप्टोसिस देखने को मिलेंगे, तो ये यहाँ पे स्पुटम के अंदर वहाँ पे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी देखने को मिलेगा। बायोप्सी में आपको यहाँ पे पता चल सकता है न्यूमोनिया और प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी हैं कि जिस तरीके से हमने उसको इसमें क्या किया, डिवाइड किया है। नाउ सी दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हर किसी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर। अगर कोई डिजीज़ की अगर सबसे पहले अगर उसकी पैथोफिजियोलॉजी ही नहीं मालूम तो कोई मतलब ही नहीं है फिर हमारे पढ़ने का, नहीं पढ़ने का। तो देखिए इनिशियल और प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में क्या होगा, दिस इज द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड टू द एल्वेलाई थ्रू एयरवेज। भाई क्या किया, ड्रॉपलेट को अंदर ले गया, कोई भी
इन्फेक्शियस पर्सन हो गया, उसने क्या किया, ड्रॉपलेट को अंदर ले गया, वहाँ पे एयरवेज के थ्रू ड्रॉपलेट जो ड्रॉपलेट है कहाँ तक पहुँच गई एलुलाई तक। देन इट विल बी डीपोजिशन एंड द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द बैक्टीरिया। वहाँ पे इनमें आपस में मल्टीप्लीकेशंस होंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, आपस में डिफ्रेंशिएशंस करेंगे और डिपोजिशंस होंगे, मतलब आपस में बैक्टीरिया अपने आप को बनाना स्टार्ट करेंगे उसी जगह पर। देन द बेसिलाई, दिस इज द ट्रांसपोर्टर टू द अदर बॉडी पार्ट्स वाया ब्लड स्ट्रीम, फेगोसाइटोसिस। एंड फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, बाय न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के थ्रू भी क्या करते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। देन देयर विल बी द माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम एक्चुअल में कहाँ जाएगा, पल्मोनरी एलुलाई के अंदर जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा, इम्यून सिस्टम हैज लोड्स इन एलुलर मैक्रोफेज। तो मतलब लोड्स इन मतलब जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे वो लोड कर जाएगा। और एलुलर मैक्रोफेज एलुलाई के अंदर है, तो वहाँ पे कौन सी जो है WBC की कौन सी संस्था रहेगी, इट मीन्स वहाँ पे कौन सा मैक्रोफेज रहेगा, एलुलर मैक्रोफेज वहाँ रहेगा। दिस इज द डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ द पैथोजेंस एंड मतलब इंगल्फ द बैक्टीरिया। एक्चुअल में क्या करेगा, वहाँ पे पैथोजेंस को डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे उसके खिलाफ क्या करेगा, एक्शंस लेने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे मायोबैक्टीरिया एक्चुअल में क्या कर देगा, इनहिबिट मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में किस किस को इनहिबिट करेगा, लाइसोसोम और फेगोसोम को इनहिबिट कर देगा। क्यों करेगा, टू फॉर्म फेगोसोसोम्स, नॉट फेगोसोसोम्स, टू फॉर्म द फेगोलाइसोसोम्स एंड रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड मैक्रोफेज। एक्चुअल में क्या करता है, टीबी का जो छोटी सी बात बता दूं, टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम रहता है ना, वो क्या करता है, मैक्रोफेज को इनहिबिट करता है। मैक्रोफेज को इनहिबिट करके और उसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स को इनहिबिट करेगा, लाइसोसोम और फेगोसोम्स को, और वहाँ पे उन दोनों को मिला के एक नया पार्टिकल बना देगा जो कि क्या बने, जैसे क्या रहेगा, फेगोलाइसोसोम। अब जब फेगोलाइसोसोम जो पार्टिकल बन गया उसके अंदर वो जाके प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब देखिए, जब अगर कोई आदमी अगर पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर जाके घुस के उसी के अंदर बीच में रहने लग जाए तो उसको मारना कहाँ पे पॉसिबल होगा, मतलब उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ जगह वहीं रहेगी फिर। तो सेम चीज़ यहीं पे भी देखने को मिलेगी। उसने क्या किया, वो मैक्रोफेज के अंदर ही जाके प्रोटेक्टेड हो गया। तो वहाँ पे जब मैक्रोफेज ही दूसरों के लिए जब खतरनाक है, मतलब मैक्रोफेज ही जब दूसरों के लिए किसी और बैक्टीरिया को मारता है और वो खुद उसी मैक्रोफेज में जाके अगर प्रोटेक्टेड हो गया तो उसको मारना या फिर उसको हटा पाना कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। देन इट विल बी स्टार्ट रेप्लिकेशन इनसाइड द मैक्रोफेज। ठीक है, वहाँ पे वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। दिस विल बी द कॉज द प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स, दिस विल बी कॉज द प्राइमरी इन्फेक्शन एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दिस विल बी द गेट एक्टिवेटेड। अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर एक्टिवेट हो गई तो उसमें क्या होगा, सराउंडिंग द सेल्स टू फॉर्म ग्रेनुलोमा इन द 3 वीक्स। तो सेल्स के चारों तरफ ग्रेनुलोमा क्रिएट हो जाएंगे। अब वहाँ पे उसके बाद में क्या होगा, दिस विल बी लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एट द इन्फेक्शियस साइट, दिस इज नोन एज टर्मिनस गोन फ्लूओ, नॉट अ फ्लो, फ्लूओ। यहाँ पे मेरे को क्या थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाता है, फ्लूओ। यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट करेगा और जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे क्या करेगा, मतलब नेक्रोसिस स्टार्ट कर दिया इसने, तो ये इन्वॉल्व नियर बाय द लिम्फ नोड्स, दिस इज नोन एज कॉन कॉम्प्लेक्स एंड आफ्टर दैट इट विल बी स्टार्ट टू कैल्सिफिकेशन ऑफ द कॉन कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे कैल्सिफिकेशन स्टार्ट कर देगा, जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट टीबी भी बोलते हैं। ये इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी थी। आई नो ये पैथोफिजियोलॉजी बहुत बड़ी थी, बट आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अब ये बात हो गई इसकी। नाउ सी, अभी हम कोई और बात करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट आपको यहाँ पे कवर करा देता हूँ कि मोड ऑफ द ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या होंगे। इसके जस्ट बाद में आपको ये लिखना है कि मोड ऑफ द ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, इनहेलेशंस बाय द स्पुटम और ड्रॉपलेट, बाई किसी भी ड्रॉपलेट या इनहेलेशन या जो स्पुटम हो गया उसके इनहेलेशंस के थ्रू बन सकता है। अब फ्रॉम ओपन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, this will the cause the open case of pulmonary tuberculosis and the injections हो गए, injections sputum of open case of the pulmonary tuberculosis and the injection of the bovis tubercle bacilli from milk of diseased cow। मैंने आपको कहा था कि काऊ में भी देखने को मिलेगी ट्यूबरकल बेसिलाई। अगर किसी भी डिजीज्ड काऊ के अगर आप मिल्क को मतलब यूज़ करते हो, पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो वो आपके अंदर भी जा सकता है। मतलब इंजेक्शन का मतलब हो गया इंजेक्ट करना, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेना। और द अनदर वन इज इनोगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू स्किन।
विच इज़ रेयरली अकर फ्रॉम इन्फेक्टेड पोस्टमार्टम टिश्यू। भाई इनोगुलेटेशन क्या होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि जो मतलब स्किन के ऊपर क्या होता है वहाँ पर अलग अलग तरीके से इनोगुलेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसप्लांटल रूट, सॉरी नॉट अ ट्रांसप्लांटल, ट्रांसप्लासेंटल रूट। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द रिजल्ट इन डेवलपिंग ऑफ द कंजेनिटल टीबी इन द फीटस, रेयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बहुत रेयर होता है बट वो टीबी क्या हो सकता है, ट्रांसप्लासेंटल भी हो सकता है, मतलब प्लासेंटल जो रूट है उसके थ्रू भी बेबी में जा सकता है। ओके, तो ये हो गया इसकी क्या हो गया टोटल जो स्प्रेड की जो बात थी वो हमने यहाँ पे कर ली। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, डायग्नोसिस की, असेसमेंट्स एंड डायग्नोसिस। तो देखिए डायग्नोसिस के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो डायग्नोसिस तो वैसे बहुत सारे हैं बट देखिए क्या होगा, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, मतलब उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे भाई उसके फैमिली में किसी भी तरीके से किसी को प्रॉब्लम थी या नहीं, और हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करते हैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, पूरे नोट्स तैयार है, इसका पूरा सेपरेट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। एंड द अनदर वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करना, क्लबिंग ऑन फिंगर्स एंड टोज इन द पीपुल विद एडवांस्ड डिजीज, किसी के अंदर भी ज़्यादा डिजीज हो सकती है। क्लबिंग ऑन फिंगर्स किस किस के अंदर करते हैं, जैसे कि अगर पल्मोनरी डिजीज रह गई तो क्लबिंग क्यों करते हैं, क्लबिंग क्यों देखते हैं हम, क्लबिंग इसलिए देखते हैं कि ताकि कहीं पे कोई टिश्यू स्वेलिंग तो नहीं हो रहा। क्लबिंग क्या होता है, क्लबिंग होता है किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर स्वेलिंग कर देना। और यहाँ पर हम उसके अंदर साइनोसिस भी चेक करते हैं। साइनोसिस इसलिए चेक करते हैं एक्चुअल में क्योंकि हम ये देखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण कहीं पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्यूरेट नहीं हुई है। अब ये क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, अभी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्वेलन एंड टेंडर लिम्फ नोड्स इन द नेक एरिया, मैं नेक के एरिया में जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर किसी तरह का स्वेलन होना, टेंडर होना यानी कि खिंचाव होना, इस तरीके से। द फ्लूइड अराउंड ए लंग्स, दिस विल बी द फ्लूरल इफ्यूजन। जब प्लूरा हो गया ना, प्लूरा के अंदर अगर किसी भी तरीके का अगर जो फ्लूइड है उसके अंदर पस बन जाना, उसको तो बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, जो कि इसके अंदर मुरमुर टाइप की भी आवाज़ निकालता है, एक तरीके से मुरमुर या क्रैकल टाइप्स की आवाज़ निकालता है। तो भी हम इसके बारे में जब साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। एंड अनयूजुअल ब्रीथ साउंड्स, क्रैकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लूइड अराउंड है लंग्स, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्रैकल्स की आवाज़ आएगी, यस वहाँ पे क्रैकल्स की आवाज़ आएगी। और यहाँ पे और कौन कौन से डायग्नोसिस हो सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट रह गया, ESR रह गया, LFT रह गया, UE रह गया, ये इसके कुछ क्या है, इसके कुछ डायग्नोसिस है। अब हम बात करें ना इसके मिलियरी, अगर सामने को देखिए, सामने वाले को अगर मिलियरी टीबी है तो किस तरीके से पहचाना जा सकता है, स्वेलन लीवर के थ्रू, स्वेलन लिम्फ नोड्स के थ्रू और स्वेलन स्प्लीन्स के थ्रू। मतलब इन लोगों इनमें क्या आता है, स्वेलो हो जाती है सारी, इनके अंदर सूजन से आ जाती है। और अनदर डायग्नोसिस इज जस्ट लाइक CXR CT, चेस्ट एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, PPD, द स्पुटम। PPD एक्चुअली के अंदर क्या है, स्किन टेस्ट के लिए लिया जाता है, स्किन टेस्ट के लिए लिया जाता है। अभी जस्ट इसी में अभी देखेंगे हम आगे सब कुछ एक एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब स्पुटम के अंदर क्या होगा, AFB यहाँ पे स्पुटम में हम चेक करेंगे, AFB यहाँ पे, और फ्लोरोसेंट NAA का मतलब होता है मतलब NAA में हम क्या टेस्ट करते हैं, DNA और RNA का टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे 50% सेंसिटिविटी हम चेक करेंगे फ्लोरोसेंट्स के थ्रू। बायोप्सी चेक करेंगे, बायोप्सी के बाद में यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकोस्कोपी, और जो हो गया लीवेज आपको देखने को मिलेगा, लीवेज या सीवेज। एंड द कल्चर के अंदर यहाँ पे हम जो है बैक्टेक के थ्रू हम देखते हैं, बैक्टेक कल्चर यहाँ पे देते हैं, तो 7 से 10 दिन इसको लग जाते हैं। नियासिन टेस्ट होते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में ये सारे एक्स्ट्रा है, तो आप इन सबको लिख सकते हो भाई। ये सारे डायग्नोसिस के कोई से भी आ सकते हैं यार, यहाँ पे पूरा आपको मैं सब कुछ हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, नाउ अभी हम इसके बात करते हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या नेक्स्ट साइड में, नहीं, तो इन्वेस्टिगेशंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इन्वेस्टिगेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होगी इसको समझने में अगर आपने इसको सही से नहीं देखा तो देखिए इन्वेस्टिगेशंस क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, UE, ESR और LFT, या हम सबको देखने को मिलेगा। बट इन्वेस्टिगेशंस वही हो गए, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना इन्वेस्टिगेशंस, ये वही इन्वेस्टिगेशंस है। बट यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ TB की फिर से बात करनी है। तो टाइप्स ऑफ TB यहाँ पे कितने होते हैं, अब मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ TB की आपको कंप्लीटली एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 टाइप्स के TB होते हैं, प्राइमरी TB एंड सेकेंडरी TB। प्राइमरी TB वही बात हो गई जो हमने बात की थी, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस
एंड द ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अगर प्राइमरी का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम पे हुई है, प्राइमरी का मतलब हो गया जो फर्स्ट टाइम पे होती है। दिस इज द नॉट इन्फेक्टेड प्रीवियसली और इम्यूनाइज्ड, यह पहले कभी भी नहीं हुई है और कोई भी इम्यूनाइज्ड नहीं हुई है। दिस इज नोन एज द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और द ग्रोन्स, नॉट अ ग्रोन्स, दिस इज द घोन्स कॉम्प्लेक्स और द चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। ओके भाई, एंड यहाँ पे क्या होता है, द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व टिश्यूज कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, लंग्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। अनदर टिश्यू इज दिस इज नोन एज द टॉन्सिल्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, द लीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड द क्या हो गया मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे किसमें, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। एंड दिस इज द प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हाई इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड लाइक, जैसे कि एग्जांपल हो गया पेशेंट्स ऑफ एड्स। एड्स के अंदर अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम पे देखने को मिलेगा ना, तो उसके अंदर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलेगी। द अनदर वन इज द सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। द सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, देखिए सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में यहाँ पे क्या, प्रीवियसली इन्फेक्टेड और सेंसिटाइज्ड, पहले भी इन्फेक्टेड हो चुका है जिसके अंदर फिर से इन्फेक्शन हुआ है, तो वो हो गए। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलेगा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन द अपेक्स ऑफ द लंग्स and the infection, this is the two types of infection, endogenous source and exogenous source. In the endogenous source they have reactivation of the dormant primary complex। भाई जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका रीएक्टिवेशन देखने को मिलेगा। बट एक्सोजेनस, दिस इज द फ्रेश डोज ऑफ री इन्फेक्शन बाय द ट्यूबरकुलर बेसिलाई। अगर पहले से अगर प्राइमरी ट्यूबर, सेकेंडरी कब हो रहा है, जब पहले से है, मतलब प्राइमरी उसमें प्रेजेंट था, अगर वो रीएक्टिवेशन होता है तो एंडोजिनस हो गया। लेकिन अगर वो कोई नया ही वायरस फिर से बॉडी में एंटर करता है तो वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से हो सकता है। एंड द अनदर साइट एंड टिश्यू, दिस इज द स्किन, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसकी अनदर साइट्स ऑफ टिश्यूज है, अनदर साइट्स एंड टिश्यूज है जहाँ पे सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस आपको देखने को मिलेगा। द अनदर वन इज the tuberculosis is also having another two types which is also known as latent tuberculosis and the tuberculosis disease। देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज के जो टाइप्स है ना यार, उसके बारे में जानते जानते तो भाई मैं भी परेशान हो गया वाकई के अंदर। इसमें इतने सारे मतलब समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें यार। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस के यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इज द गोल्ड रिजल्ट, यूजुअली पॉजिटिव आता है। गोल्ड रिजल्ट अभी कौन सा टेस्ट है, अभी मैं इसी बस यहाँ पे भी मैं बात करने वाला हूँ। इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोल्ड टेस्ट। तो TST एंड QFE गोल्ड रिजल्ट यूजुअली पॉजिटिव होता है। एंड ट्यूबरकल बेसिलाई इन द बॉडी, यहाँ पे क्या होता है अगर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे टू टाइप्स में प्रेजेंट रह सकता है। कौन कौन से टू टाइप्स, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शंस एंड ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको किसके थ्रू, इसमें क्या हो सकता है, लेटेंट के अंदर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल हो सकता है, स्पूटम स्पेयर एंड द कल्चर ये नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कोई सिम्टम्स दिखाई ना दे, यहाँ पे हो सकता है कोई इन्फेक्शंस ना हो। दिस इज द नोट केस ऑफ द TB, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज द नोट केस ऑफ द सीवियर ट्यूबरकुलोसिस, हम कह सकते हैं इसको, मतलब डिजीज नहीं है ये, एक छोटा सा इन्फेक्शन है, लेटेंट वाला ही है, तो इतना कुछ से बताएगा नहीं है। व्हेन ब्रीथ इन द बैक्टीरिया रीच टू एयर सेक्स एलुलाई टू ऑफ द लंग्स, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना प्राइमरी के अंदर, नॉट अ प्राइमरी बट मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे आपको बताया था ना मिलियनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर और प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि एक जब एलुलाई में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है कि छोटा सा बिल्कुल नॉर्मल सा दिखाता है, मतलब लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस यही तो था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बट यहाँ पे अगर बात करें ट्यूबरकुलोसिस डिजीज की, तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे सिम्टम्स स्मेयर एंड कल्चर पॉजिटिव आएगा, चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल रहेगा, सिम्टम्स कफ फीवर्स वेट लॉस आप देखने को मिलेगा, और इन्फेक्शियस बिफोर ट्रीटमेंट, बाई ट्रीटमेंट से पहले क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस रहेगा। व्हेन द इम्यून सिस्टम कैन नॉट कीप बेसिलाई कंटेंट दिस बीइंग्स टू मल्टीप्लाई रैपिडली एंड डेवलप टू TB सिम्टम्स। भाई जब उसको होल्ड नहीं कर सकती ना इम्यून सिस्टम, उसके बाद में वो एक्चुअल में क्या करता है, वो उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है और वहाँ पे उसके सिम्टम्स लेके आता है। स्प्रेड की हमने पहले बात कर ली, बट यहाँ पे स्प्रेड ऑफ TB ट्यूबरकुलोसिस किस किस से हो सकता है, लोकल स्प्रेड हो सकता है किसी भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, हेमोजेनस स्प्रेड हो सकता है, और नेचुरल पैसेज के थ्रू भी क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो ये हो गए इसके कुछ जो जानकारी जो आपको एक्चुअल में देनी थी।
देखिए आप यहाँ पे आ गए इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? बोन्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकती है? स्पाइनल पेन में हो सकती है और जॉइंट डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। अब देखिए स्पाइनल पेन में एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन देखने को मिलेगा और इसको हम किस नाम से जानते हैं? पोर्स स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। जॉइंट डिस्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस हो सकता है। लीवर एंड किडनी के अंदर यहाँ पे फेलियर्स भी हो सकते हैं, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। हार्ट कार्डियक टेम्पोनेट्स आपको देखने को मिलेगा। प्लूरल इफ्यूजन्स भी हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस न्यूमोनिया हो जाएगा एंड सेंसिटिव टू ड्रग थेरेपी। दिस इज ऑल्सो हैविंग टू टाइप्स लाइक हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब हो सकता है कि वो जो ड्रग थेरेपी आप दे रहे हो सकता है उसके कारण वहाँ पे एक्चुअल में उसको जो ड्रग्स है वो सही तरीके से उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर पा रही हो और वहाँ पे वो क्या करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी और एड्रिनल जो फेलियर है, एड्रिनल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस में क्या है देखने को मिल सकता है पेशेंट्स के अंदर। जो टेस्ट है, टेस्ट की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। अब देखिए पीपीडी के आप पूछ रहे थे, पीपीडी एक्चुअल में होता क्या है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, सब कुछ देखेंगे क्या होता है पीपीडी। तो देखिए टेस्ट में इंक्लूड क्या होता है भाई, टेस्ट के अंदर हमने इतनी देर से बात ही तो कर रहे हैं। डायग्नोसिस के अंदर क्या बात की थी हमने? टेस्ट की बात की थी। तो टेस्ट में यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है? बायोप्सी ऑफ अफेक्टेड टिश्यू, ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। ये एक्चुअल में इतना जल्दी नहीं किया जाता, किसी भी टिश्यू का जो है बायोप्सी टेस्ट है वो नहीं किया जाता। ब्रोंकोस्कोपी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चेस्ट टीसी स्कैन, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे एंड इंटरफेरोन गामा रिलीज ब्लड टेस्ट। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा? क्यूएफटी टेस्ट होगा। दिस इज द गोल्ड टेस्ट, नॉट अ गोल्ड, दिस इज द गोल्ड टेस्ट टू द टेस्ट फॉर द टीबी इन्फेक्शन एंड द स्पुटम एग्जामिनेशन एंड कल्चर्स देखने को मिलेगा। एंड थोरेसेंटाइसिस यहाँ पे आपको क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, दिस इज नोन एज टीएसटी, दिस इज नोन एज टीएसटी एंड ऑल्सो नोन एज पीपीडी टेस्ट। पीपीडी टेस्ट मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स टेस्ट। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको, अभी देखिए अभी आपको सब कुछ बताते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए क्यूएफटी गोल्ड टेस्ट, यहाँ पे क्या होगा? क्यूएफटी का मतलब क्या है? क्वांटिफेरोन गोल्ड टेस्ट, क्वांटिफेरोन टेस्ट, यहाँ पे क्वांटिफेरोन, दिस इज द गोल्ड टेस्ट। इंटरफेरोन गामा इन द टेस्टिस ब्लड आफ्टर इंक्यूबेटिंग, नॉट इन द टेस्ट, TEST, यस। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरफेरोन जो गामा इन द टेस्टिस ब्लड आफ्टर द इंक्यूबेटिंग द ब्लड विद द स्पेसिफिक एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोटीन। यहाँ पे एक्चुअल में क्या करेगा, जो ब्लड को है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए क्या इंक्यूबेट किया जाएगा, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, विद द स्पेसिफिक एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलिन जो स्किन टेस्ट है वो क्या होता है, 0.1 ml ऑफ पीपीडी इज इंजेक्टेड इन फोर आर्म। ठीक है भाई, फोर आर्म के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, पीपीडी जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है इंजेक्ट किया गया। और कौन सी नीडल के थ्रू? बाय द 27 गोज नीडल। तो 27 गोज नीडल के थ्रू इसमें इंजेक्ट किया गया। अब वहाँ पे क्या, आफ्टर 48 to 70 hours check for the induration of at the site, if the induration, अगर वहाँ पे जो इंड्यूरेशन होता है और वहाँ पे अगर उसका डायमीटर दिस इज द ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 mm और 6 to 10 mm, तो पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको, वहाँ पे देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन। ओके नाउ सी, हम इसकी बात करते हैं कुछ मेडिकल मैनेजमेंट की। तो ये एक्चुअल में इसकी क्या है कि ट्रीटमेंट्स है, ये इसकी क्या है, ट्रीटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने हर आपको ये बात कवर करा दी है, तो उससे पहले नहीं, हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हो चुका है इसका कंप्लीट पोर्शन। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से बता देता हूँ। तो देखिए मेडिकल जो ट्रीटमेंट है एक्चुअल में क्या होगा, मेडिकल जो मैनेजमेंट है, दिस इज द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रीटेड प्राइमरी विद एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट फॉर 6 to 12 मंथ। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो भी है उसके सबसे पहले 6 से 12 महीने तक के लिए क्या है, एंटी
ट्यूबरक्लोसिस एजेंट्स दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। दे हैव थ्री लाइन मेडिकेशंस। फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट लाइन में अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हो सकता है इथाम्ब्यूटोल दिया जा सकता है, मायाम्ब्यूटोल जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी मैंने डोजेज भी लिखी है। वैसे डोजेज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप यहाँ पे इसको देख के लिख सकते हो, और बाकी आप मेरी वेबसाइट्स उसके ऊपर जाओगे या फिर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन देखने को मिलेगा, स्टेप्टोमाइसिन दिया जा सकता है। फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है जहाँ पर आपको ये सब दिया जाएगा। द आइसोसाइनाइज्ड और द निड्राजिड आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी पेशेंट्स को अगर मेडिकेशंस करना हो तो। इसको बोलते हैं INH। और रिफाम्सिन। तो रिफाम्सिन एक्चुअल में क्या करती है, अभी हम मेडिकेशंस पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सेल वॉल इनिबिटर की। नोट ए सेल वॉल इनिबिटर, दिस इज द RNA इनिबिटर और आई थिंक दिस इज द न्यूक्लिक एसिड इनिबिटर है। और यहाँ पे पायराजिनामाइड आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड लाइन मेडिकेशंस के अंदर यहाँ पे क्या है, कार्प्रोमाइसिन, एथियोनामाइड, पैरा अमाइनो सैलिसिलेटेड सोडियम और साइक्लोसेरिन और विटामिन बी, दिस इज नोन एज पायरिडोक्सिन। तो ये इसके सेकंड लाइन मेडिकेशंस है। अब जो थर्ड लाइन मेडिकेशंस है वो दिस इज नॉट ए गिवन बाय द WHO बट दिस इज अ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे कौन कौन सी, रिफाबिट्रिन हो गया, ओके, एंड मैक्रोलाइट्स हो गया। मैक्रोलाइट्स में जस्ट लाइक सेलार कौन सी हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन। और यहाँ पे लाइनोजोलिड भी आपको देखने को मिल सकता है, LZD। और थियोएसिटाजोन भी देखने को मिल सकता है, एंड थियोरिडा जो है ना, थियोरिडाजाइन भी देखने को मिल सकता है, आर्जिनिन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी थर्ड लाइन मेडिकेशंस रह गई। इसके अंदर से जो मैक्सिमम टाइम में जो दी जाती है वो 3 मेडिकेशंस दी जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोजिनामाइड और जो हो गया निड्राजाइड हो गया, एंड थायोएसिटाजोन। ये ज़्यादा डॉक्टर प्रेफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिस इज द चीपर मेडिकेशंस और जो क्या है बहुत चीप पड़ जाता है किसी भी पेशेंट को, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और जो इथाम्ब्यूटर है, इथाम्ब्यूटर को और क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम इथाम्ब्यूटोल। देखिए अब यहाँ पर अभी यहाँ पर है ना कुछ जो WHO के थ्रू कुछ अलग ट्रीटमेंट्स के तरीके निकाले गए हैं। जैसे कि अगर डोट्स का नाम हर किसी ने सुना होगा, अमिताभ बच्चन उसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, जो हर बार बोलते हैं डोट्स से इलाज कराओ, डोट्स एड्स से भागना नहीं है, बचना नहीं है, टीबी से बचना नहीं है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो टीबी करो। तो वहाँ पे देखिए आपने डोट्स को जरूर देखा होगा। तो डोट्स एक्चुअल में क्या है, दिस इज द गिवन बाय द WHO एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड द शॉर्ट कोर्स टू द पेशेंट्स, ओके, एंड दिस विल बी द रिकमेंडेड ट्यूबरकुलोसिस अंडर द कंट्रोल स्ट्रेटजीज। यहाँ पे से कुछ स्ट्रेटजीज हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज को टोटल 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। 5 कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, देखिए यहाँ पे टोटल 5 कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंटल कमिटमेंट, दस अनदर वन इज द केस डिटेक्शन बाय द स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, देन रेगुलर ड्रग सप्लाई एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये इसके टोटल 5 इन्होंने ऐसे मतलब पॉइंट्स रखे हैं जिनको ऑब्जर्व करना होता है, इनको फॉलो करना होता है कि स्ट्रेटेजी है ताकि टीबी से क्या किया जा सके, लड़ा जा सके। मतलब कि टीबी को एक तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड खत्म होने की फिलहाल यहाँ पे चल रही है, कोशिश चल रही है। एंड दिस इज द डोट्स, दिस इज द स्पेशली क्रिटिकल फॉर द पेशेंट विद ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। भाई कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आ गया जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या है, जो ड्रग्स रेजिस्टेंस बढ़ गई है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, और फॉर दोज ऑन द इंटरमिनेंट ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स 2 और 3 टाइम्स वीकली। मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स जिसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर क्या होता है, वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। जैसे कि 2 या 3 दिन के लिए ले लिया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते में उसके बाद छोड़ दिया। मतलब लेते हैं नहीं लेते हैं, लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पर वही बात होगी, रेजिस्टेंसी क्रिएट कर देता है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है किसी भी डिजीज़ के लिए। तो उसके लिए भी डोट्स मेनली क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। नाउ सी दे हैव मल्टीपल ड्रग थेरेपी। मल्टीपल ड्रग थेरेपी क्यों दी जाती है, यहाँ पे मल्टीपल ड्रग थेरेपी इसलिए दी जाती है क्योंकि ताकि उसकी जो रेजिस्टेंस है किसी भी ड्रग के लिए ना बढ़े। दिस इज द टेकिंग सेवरियल डिफरेंट एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स एट द सेम टाइम, ओके। तो अब स्टैंडर्ड जो बोला जाता है, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट है WHO के थ्रू जो दिया गया है वो कौन कौन सा है, आइसोजिनामाइड, रिफाम्सिन, एथेमोल और
पायराजिएमाइड दिया जाता है। फॉर द 2 मंथ्स इसको क्या किया जाता है, डेली दिया जाता है। 2 मंथ्स के लिए इसको डेली दिया जाता है। उसके बाद में क्या करता है, देन कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 4 मंथ विद फ्यूअर मेडिसिन। कुछ मेडिसिन के लिए इसको 4 मंथ तक कंप्लीट किया जाता है। ये होता है इसका कंप्लीट ड्यूरेशंस। नाउ दे हैव अनदर ट्रीटमेंट जस्ट लाइक कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, स्टैंडर्ड हो गया, और स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा सा के अच्छा सा होता है। ये इसका कहाँ तक कीमोथेरेपी दिया जाता है, 6 to 9th मंथ, या हो सकता है उसको 12th मंथ तक, एटलीस्ट 12th मंथ तक उसको क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। और इनएक्सपेंसिव क्या हो जाता है, इनएक्सपेंसिव के अंदर 12 मंथ्स यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। और रेजिस्टेंस होता है तो वो रेजिस्टेंस ही हो गया, जब उसका रेजिस्टेंस ही बन चुका है तो वहाँ पर तो उसका कीमोथेरेपी करना वैसे मुश्किल होता है, बट यहाँ पर भी किया जाता है पेशेंट का कीमोथेरेपी। दे हैव द प्रिवेंशन जस्ट लाइक आइसोलेशन। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, आइसोलेशन के थ्रू उसका प्रिवेंट किया जा सकता है। वेंटिलेट द रूम को वेंटिलेट करके, कवर द माउथ को कवर करना है, वियर मास्क, फ्री एंटायर कोर्स ऑफ मेडिकेशंस एंड वैक्सीनेशंस। यहाँ पे एक्चुअल में प्रिवेंशन और आती है जहाँ पे उसको BCG का टीका दिया जाता है, जहाँ पर 70% इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वहाँ पे की जाती है और INS देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर इसके ट्यूबरक्लोसिस की हमने पूरी बात कर ली है। आई नो एंड मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस है बहुत बड़ा टॉपिक था। मैंने इसको बहुत तेज़ी से भी बोला है ताकि यहाँ पर मैं इसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर कवर कर सकूँ, क्योंकि देखिए वीडियो अब यहाँ पे जो गई है ये वाली वीडियो, एक्चुअल में ये वाली वीडियो तकरीबन आई थिंक 1 आवर्स के समथिंग पहुँच गई है। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ट्यूबरक्लोसिस को मैं पेपर के ऊपर क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखिए पार्ट्स बना के अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पे उस वीडियो को कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, मतलब वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं इतने सारे पार्ट्स बना के डालूंगा जब आपको आधी चीज़ में ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स, देन ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट्स, देन ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट थिंक कि ये आपको सही रहेगा, किसी भी डिजीज़ के बारे में बताना ये सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एनाटमी, बायोटेक्नोलॉजी, नॉट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी, इन 4 टॉपिक्स की जो नोट्स है आपको मैं यहाँ पे ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर तो मैंने और भी बसड़ मचा रखी है। तो मतलब देखने का तो बहुत सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको उसमें कुछ समझ में भी आएगा, तो वो तो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा। बट एक्चुअली में जो डिजीज़ रह गया, जैसे कि पैथोलॉजी हो गया, और जैसे कि प्रोपेडेटिक्स हो गया। प्रोपेडेटिक्स मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का वो मैनिपुलेशन हो गया, ऑस्कल्टेशन किस तरह से करना है, कोई भी डिजीज़ के बारे में बताना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो ये सब मैं आपको यहाँ पे इसी नोट्स के थ्रू बताऊँगा। मैं सिर्फ 4 नोट्स ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगा, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है। और पैथो एनाटमी भी मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, जब आप लोगों के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आएंगे तो पैथो एनाटमी लेके आऊँगा, वहाँ पर मैं हिस्टोपैथोलॉजी बताऊँगा। तो वहाँ पर है ना, मैं इसके बारे में क्या करूँगा, एक्चुअल में PPT के थ्रू आपको यहाँ पे समझाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का वो सब डायग्राम्स बनाना इतना ईजी तो नहीं होगा। तो गाइज ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, समझ में आया होगा। 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो तो आप लोग थक भी होंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, बट उससे पहले यार आउटरो तो हो जाए। तो गाइज अगर आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इसको फैला दो सब जगह पर। और अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और एजुकेशन के ऐप को जाके डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और वहाँ पे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा ऐप है, उसको मैं बहुत अच्छे से अपडेट करूँगा, अपडेट कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे सारे नोट्स देखने को मिलेंगे, सारी बुक्स आपको देखने को मिलेगी, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब जाओ यार, और जाके आप टेलीग्राम के अकाउंट को क्या है फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे जाके हमको फॉलो करो। मतलब सोशल मीडिया पर तो यार धमाल मचा दो यार। इतना टाइम से मैं सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ, अभी तक आप लोगों को मुझे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो जाओ फटाफट डाउनलोड करो, देखो। कोई चीज़ अगर आपको बदल है भाई, कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आया, या फिर आपको लगे कि कुछ चीज़ इसमें सही नहीं है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।